इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। यानी कि चीनी के मूल्य में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो एक गृहिणी को अब चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वह चाहती है कि उतना ही पैसे, जो पैसे पहले चीनी पर खर्च करती थी, मान लीजिए चीनी पे पैसा जो भी उसका पहले खर्च होता था वही पैसा अब भी खर्च करना चाहती है, जबकि चीनी का मूल्य 20% बढ़ चुका है। तो भाई जब वही पैसा खर्च करेगी तो उससे पहले की अपेक्षा चीनी तो अब कम मिलेगी, तो उसको खपत क्या करनी पड़ेगी, कम। यानी पहले जितना वो चीनी खाती थी उतनी चीनी अब वो नहीं खाएगी, उससे कम खाएगी। तो हमें यही ज्ञात करना है कि उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी, अपने खर्चे में कितने % की वो कमी करे, ताकि जो पैसा पहले खर्च होता था वही पैसा आज भी खर्च हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी। ठीक है, खपत में हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है 100 गुणे R बटे 100 प्लस R और यहाँ का लग जाएगा प्रतिशत। ये R क्या होता है, प्रतिशत, कितना प्रतिशत कमी हो रही है या कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही है किसी वस्तु के मूल्य में। तो देखिए चीनी के मूल्य में 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब बढ़ा है, चीनी का दाम क्या हुआ है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 20%। तो जब भी हमारा किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, तो आप यहाँ 100 प्लस R लगाइएगा। और अगर जी हाँ 20% की वृद्धि न दे करके कमी शब्द का नाम ले ले, यहाँ पे कमी बोल देगा, तो यहाँ पर 100 माइनस क्या लगाइएगा, R लगाइएगा। बस इसी फार्मूला पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम मान रख लेते हैं 100 गुणे R की जगह बताइए हम क्या लिखेंगे, 20 बटे में 100 प्लस R की जगह क्या लिखेंगे, 20 और यहाँ लग जाएगा परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो 100 गुणे 20 हमारा है, 100 गुणे क्या है 20, अब बटे 100 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा और आगे हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 0 से 0 को काट सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ का नीचे बचेगा 12। तो 2 से 12 को काट दीजिए, 6 बार में ये कट जाएगा। अब 6 बचा नीचे, बटे के नीचे क्या बचा 6, अब बटे के ऊपर क्या बचा है 100। 6 और 100 हमारे 2 के टेबल से कट जाएंगे, 2 3 6 होता है और 2 से 100 क बार में कट जाएगा, 50 बार में। तो हमें क्या मिला, 50 बटे 3%। अर्थात अब चीनी के खपत में हमें क्या करना पड़ेगा, 50 बटे 3% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर के उतना ही पैसे में हमारा खर्चा चल पाएगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो 50 बटे 3% को हम और क्या लिख सकते हैं, 3 से अगर आप भाग देते हैं 50 में तो 16 बार आपका भाग जाएगा। 3 का भाग 50 में कब बार जाएगा, 16 बार। 16 3 48 हो जाती है। ठीक है ना, कितना बार भाग जाएगा, 16 बार। तो 16 3 48 हो जाती है। अब यहाँ कितना बचेगा, 2। आगे क्या लगा दीजिए, परसेंटेज। तो दोस्तों ये हमारा 50 बटे 3% या 16 सही 2 बटा 3%, इन दोनों में से कोई भी आंसर आपका लिख देते हैं तो सत्य होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 2। हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया कि यहाँ पर जब कमी बोल देगा तो यहाँ का लग जाएगा माइनस, खाली प्लस की जगह का हो जाएगा माइनस। और जब यहाँ कमी का नाम लेगा ना तो यहाँ पर बोलेगा कि इसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, जब किसी वस्तु के दाम में कमी हो जाएगी तो भाई वह वस्तु हमें क्या होगी, कम पैसे में ही ज़्यादा मिलने लगेगी। तो अब उसकी खपत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उसके खपत में कितने % की वृद्धि पूछेगा। ठीक है, जब यहाँ कमी कह देगा तो यहाँ वृद्धि पूछेगा, और जब यहाँ वृद्धि कह देगा तो यहाँ कमी पूछेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों को कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। इसका अर्थ क्या होता है
कि एक परीक्षा में कोई छात्र परीक्षा दे रहा है तो 30% अंक पा रहा है तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 45 नंबर से वह फेल हो जा रहा। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना और उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो जाना, ठीक है। तो यह 45 अंक से क्या हुआ है, फेल हो गया है। 30% नंबर पाया है और 45 नंबर से क्या हुआ है, फेल हो गया है। तो पास होने के लिए उसे न्यूनतम अंक कितना चाहिए। जो क्वेश्चन फर्स्ट है उस क्वेश्चन में पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या हुई, न्यूनतम अंक, ठीक है। तो न्यूनतम अंक कितना होगा, ये 30% लड़का ने नंबर पाया है और 45 अंक से फेल हो जा रहा है, तो इसमें हम 45 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर यह 45 नंबर और पा जाता तो फेल नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। तो दूसरा छात्र ने 42% नंबर लाया है जो कि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक की ज़रूरत है उससे यह 45 अंक ज़्यादा पा गया है। तो इसमें न्यूनतम अंक जानना होगा, तो आप 45 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये पहले वाले छात्र के लिए है, ये पहला वाला छात्र के लिए है पास होने के लिए न्यूनतम अंक, और ये दूसरे वाले छात्र के लिए है, ठीक है। मतलब दोनों छात्रों की ये कंडीशन बताई जा रही है कि अगर वह लड़का 30% से 45 नंबर और ज़्यादा पाया होता तो वह क्या हो जाता, न्यूनतम नंबर से पास हो जाता। दूसरा छात्र जो 42% नंबर ला दिया है वह न्यूनतम नंबर से 45 नंबर क्या पा गया है, ज़्यादा पा गया है। इसलिए हम इसमें से 45 को क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो हमें पता चलेगी न्यूनतम पासिंग नंबर। तो ये भी न्यूनतम पासिंग नंबर है और ये भी न्यूनतम पासिंग नंबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो लिखेंगे 42% माइनस 45 के बराबर होगा 30% प्लस 45, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। आपको शुरुआती यहीं से करनी है, ये तो मैंने समझा रहा था आपको। ये क्या है, 42% माइनस 45, ये है आपका न्यूनतम पासिंग नंबर, और 30% प्लस 45 ये क्या है, ये भी न्यूनतम पासिंग नंबर। न्यूनतम का मतलब क्या हुआ, कम से कम पासिंग नंबर ये है, इससे कम अगर बच्चा पाएगा तो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को परसेंटेज के तरफ, और जहाँ परसेंटेज नहीं लगा है उनको एक तरफ करेंगे। तो बराबर के बाद देखिए 45 है ना, ये 45, और इस 45 को जब इधर ले जाएंगे आप तो ये प्लस 45 हो जाएगा। अब इधर बताइए क्या बचेगा, इधर आपका 42% है ना, और इस 30% को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 30%। 42 में से 30 को घटा दीजिएगा, 12% आएगा, और 45 में 45 को जोड़िए, 90% आएगा। 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, इसको 6 से काट दीजिए, 15 6 का 90। तो 2% की वैल्यू आपने कितना पा गया, 15। आपको पता होता है कि कोई भी पूर्णांक अपने आप का 100% होता है। इस क्वेश्चन में देखिए, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें पूर्णांक पता करना है, तो पूर्णांक कितना होगा, 100% होगा ना। तो इसे पूर्णांक जानने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको 100% बनाएंगे। तो 100% कैसे बनेगा, इस 2 में हम 50 का गुणा करेंगे, और जब इधर हम 50 का गुणा करेंगे तो इधर भी हम 50 का गुणा करेंगे। तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100%। अब 15 पचे कितना होता है, 75, 15 पचे 75, पीछे 0 है तो 0 लगा लीजिए। यानी 100% जो निकला है यह क्या निकला है, पूर्णांक। तो 100% की वैल्यू कितना निकला, 750। यही 750 क्या है, उस परीक्षा का पूर्णांक है। तो देखिए, आप परीक्षा का पूर्णांक निकालने के लिए इतने कम समय में आप निकाल सकते हैं। अभी तो आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं आपको पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको पूर्णांक सिखा दिया निकालने के लिए कि यह लड़का ने पूर्णांक कैसे कितना का था पेपर में, तो पेपर में पूर्णांक 750 नंबर का था। अब हमें जानना है इस क्वेश्चन में कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है।
तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ये भी है और ये भी है, दोनों के दोनों उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ही हैं। आप इनमें से इस नंबर का या तो इसमें 30% निकाल के 45 को जोड़ लीजिए या इस पूर्णांक का 42% निकाल करके 45 घटा दीजिए, न्यूनतम पासिंग नंबर पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमको न्यूनतम पास नंबर जानना है या उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक जानना है, वही बात हुआ न्यूनतम पासिंग नंबर। तो हम 750 का क्या करेंगे, इस 750 का या तो 30% निकाल के 45 को जोड़ लीजिए। तो चलिए हम 30% निकालते हैं, परसेंटेज हटेगी तो बटे में क्या आएगा 100 और प्लस में क्या हो जाएगा 45। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ 75 गुणे क्या बचेगा 3, 3 पचे 15, 3 7 21 1 22, 225 प्लस कितना आ गया है 45, दोनों को जोड़ लीजिए 5 5 10, 4 2 6 1 7, 270 नंबर हमारा क्या हो जाएगा पासिंग नंबर, न्यूनतम पासिंग नंबर। अगर 270 नंबर से लड़का कम पाएगा तो फेल हो जाएगा, यही न्यूनतम पासिंग नंबर है। तो इस क्वेश्चन में 2 प्रश्न उठाया था, एक पूर्णांक पूछा था जो कि पूर्णांक 750 होगा और न्यूनतम पासिंग नंबर कितना होगा 270 होगा। अगर जो आप इस पूर्णांक का 42% निकालेंगे और 45 को घटा देंगे तब भी आपका न्यूनतम पासिंग नंबर 270 ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देता है कस्बे की जनसंख्या 176400 है, इसका अर्थ हुआ 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 5% वार्षिक दर से वृद्धि का मतलब हो जाता है कि हर साल 5% जनसंख्या क्या होती है बढ़ जाती है। इस जनसंख्या का 5% हर साल बढ़ता है। पहला ऑप्शन आपसे क्या पूछता है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। ये हमारे गांव की वर्तमान जनसंख्या है, इस जनसंख्या में हर साल 5% की वृद्धि होती है। इस जनसंख्या ये जो जनसंख्या 1,76,400 दिया है, इस जनसंख्या का 5% हर साल क्या होता है वार्षिक, माने हर साल कितनी वृद्धि होती है 5%। तो आपको 2 वर्ष के बाद उस कस्बे की जनसंख्या जाननी है। तो आप कैसे जानेंगे, पहले आप जानिए 5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/20 होगा। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। कैसे निकला, तो 5% को हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे 100, 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार में 10 कट जाएगा, ये 0 पीछे है तो 0 लिख देंगे। तो आपने देखा कि 5% का फ्रैक्शन कट के 1 कितना बन रहा है 20, तो वही मैंने 1/20 लिया है। ठीक है, तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो आपको क्वेश्चन वाला ने क्या कहा 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। वृद्धि माने क्या होती है बढ़ता है। तो इस संख्या अगर हम अपनी उस कस्बे की जनसंख्या अगर हम 20 मान के चले, कितना मान के चले 20, इसको मत मानिए, आप मानिए कि कस्बे की जनसंख्या यदि 20 थी तो 5% जब वृद्धि होगी तो 5% 20 का कितना होता है, इस 20 का 5% कितना होता है 1। अगर जो वहाँ की जनसंख्या शुरू में 20 होती तो 20 का 5% वृद्धि हुआ यानी 1 बढ़ गया, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 21। ये पहले साल की रेशियो है। दूसरे साल में भी ऐसे ही चलेगी, 20 से कितना हो जाएगी 21। ये ऊपर वाला लाइन 20 से 21 जो बना है ये पहले साल के लिए है, ये दूसरे साल के लिए है। अगर 3 साल की बात करता है, यहाँ 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या पूछ रहा है, अगर 3 वर्ष बाद होता तो फिर 20 से 21, 4 वर्ष बाद होता फिर 20 से 21, ऐसे आप लाइन से लिखते हैं। लेकिन 2 ही साल का है तो बस 2 बार लिखना होगा। ये जो होती है ये हमें वर्तमान जनसंख्या बताती है, और ये जो होती है ये 2 साल 3 साल जितना भी बोलेगा उतना साल के बाद की जनसंख्या बताती है। तो इस क्वेश्चन में 2 ही वर्ष बोला, इसलिए ये हमारा 2 साल बाद की जनसंख्या बताएगी। तो 20 में हम 20 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 400।
इनका गुणा आप करेंगे तो 400 आएगा। 21 में 21 का गुणा करेंगे 441 आएगा। अब हम देखेंगे कि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 400 है। लेकिन क्वेश्चन वाला ने क्या कहा कि उस कस्बे की जनसंख्या 400 नहीं है, 1,76,400 है। तो हम इस 1,76,400 को यहाँ लिख लेंगे, 1,76,400 को यहाँ लिख लेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने 400 निकाला है इससे ये कितना गुना ज़्यादा हो रहा है, इससे ये कितना गुना ज़्यादा हो रहा है। मतलब इस संख्या में मैं किसका गुणा करूँगा तो ये आएगा। तो सिंपल सी बात है, 400 से इसमें आप भाग दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इससे ये 441 गुना ज़्यादा है। इस 400 से 441 गुना वहाँ की जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। जब 400 में आप 441 का गुणा करेंगे तो ये जनसंख्या आपको मिल जाएगी। उसी तो जैसे वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 400 नहीं है, 400 का 441 गुना क्या है, ज़्यादा। उसी तरह से वहाँ की जनसंख्या 441 2 साल बाद नहीं माना जाएगा, इसका 441 गुना ज़्यादा माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये 2 साल बाद की जनसंख्या है और ये वर्तमान जनसंख्या है। तो वर्तमान जनसंख्या 400 नहीं न है, 1,76,400 क्वेश्चन में देता है। तो हमने देखा इससे कितना गुना ज़्यादा हो रहा है, 441 गुना इससे ज़्यादा हो रहा है। तो 2 साल बाद की जनसंख्या हम 441 नहीं मान के 441 का हम 441 गुना करेंगे और जो आएगा यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो चलिए 441 में 441 का गुणा करके देखते हैं। 1 का गुणा 441 में करेंगे तो 441 आएगा। 4 का गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17। फिर 4 का गुणा करेंगे तो 4 6 7 1, इनको जोड़ लीजिए, 1 8 4 4 9 1 है ना। 1 उतर जाएगा, 4 4 8 होगा, 6 4 10 4 14, 1 पड़ेगा आपका कैरी, 7 6 13, 1 14 हो जाएगा, फिर 1 कैरी, 7 1 8 1 9 और 1। तो 441 में 441 का गुणा करेंगे तो 2 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी निकलेगी, 1,94,481। ठीक है। तो देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन है कि हमने ऑलरेडी परसेंटेज को पकड़ा और इस परसेंटेज के द्वारा इस क्वेश्चन का समाधान किया कि 5% को हम फ्रैक्शन में पहले लिखेंगे। अगर वृद्धि होती है तो यहाँ प्लस लगेगा, अगर कमी होती है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो इस क्वेश्चन में वृद्धि कहा इसलिए हमने प्लस लगाया। अब इस संख्या का 5%, नीचे वाले संख्या का 5% कितना होता है, 1। हमने मान लिया कि यदि वहाँ की शुरू में जनसंख्या 20 होती तो 1 साल बाद वहाँ की जनसंख्या 1 बढ़ जाती, यानी 5 का 20% 1 बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है, 21। इसी तरह से दूसरे साल भी वहाँ की जनसंख्या 20 यदि होती तो 1 हमारा बढ़ जाता। तो हम 20 में 20 का गुणा कराएंगे तो जो 400 आएगा ये वर्तमान जनसंख्या को बताएगा, और ये जो 441 इनका गुणा करने से आएगा ये क्या बताएगा, 2 साल बाद की जनसंख्या बताएगा। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 400 नहीं है, 1,76,400 है, जो इस संख्या का कितना गुना है, 441 गुना है। उसी तरह से 2 साल बाद वहाँ की जनसंख्या 441 न होकर उस 441 का हम 441 गुना निकालेंगे, क्योंकि इसमें इसका जिस संख्या का यहाँ गुणा होता है उसी संख्या का यहाँ भी गुणा होता है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो 1,94,481 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, दूसरे का दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरे के दूसरा वाले क्वेश्चन में 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। 2 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या हम इसको मानेंगे और 2 साल पहले की जनसंख्या ये मानेंगे, क्योंकि 2 साल पहले की जनसंख्या आपसे पूछ लिया है तो यही हमारा वर्तमान जनसंख्या बनेगा और ये हमारा 2 साल पहले की जनसंख्या बनेगा। अगर आपसे 2 वर्ष बाद पूछता है जनसंख्या क्या होगा तो ये वर्तमान जनसंख्या बनेगा और ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बनेगा। लेकिन बाद नहीं, इसमें पूर्व मतलब पहले पूछता है, तो जब भी पहले पूछेगा तो ये मेरी वर्तमान जनसंख्या बन जाएगी।
तो वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 441 नहीं है, कितनी है? 1,76,400, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा होगा? 400 गुना ज़्यादा होगा। आप कैसे जान पाएंगे? इस संख्या से इसमें भाग कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। अब वहाँ की 2 साल पहले की जनसंख्या 400 न हो करके इस 400 का कितना गुना होगा? 400 गुना होगा। तो इस 400 का हम 400 गुना यहाँ निकाल देंगे, तो 4 चौके कितना होता है? 16, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, टोटल कितने जीरो? 4 जीरो। तो 2 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 1,60,000 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट समाप्त हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 2 के बाद हम कौन सा देखेंगे? तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? एक मशीन 1,20,000 रुपया में खरीदी गई। कोई मशीन है जो 1,20,000 रुपया में खरीदा जा रहा है। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ कि इस 1,20,000 रुपया का 10% हर साल मशीन का दाम घटता जा रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है दोस्तों कमी होता जा रहा है, घट रहा है। आगे क्या कहता है? 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? तो अभी तो मशीन 1,20,000 रुपया में खरीदा गया है और हर साल इसका दाम, इस पैसे का 10% हर साल घट रहा है। तो 2 साल बाद इस मशीन का दाम कितना रह जाएगा, आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात वही है, जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन को बताया वैसे ही तीसरा लगेगा। 10% का हम यहाँ फ्रैक्शन निकालेंगे। तो दोस्तों 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। परसेंटेज को जब हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 10 और 100 को काटेंगे तो 1/10 आएगा। अब हमें क्या पता है, यदि 10 का हम 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। आपसे कहा गया है 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होता है। तो 10 का 10% जो 1 आ रहा है ये कमी है। ये क्या है? कमी है। यदि मशीन को हम 10 रुपया में खरीदते तो इसका 10% कमी निकालेंगे तो 1 रुपये की कमी हो जाएगी 1 साल में। यानी कि अब मशीन का दाम कितना रह जाएगा? 9 रुपया। 10 रुपये में आपने खरीदा तो 1 साल बाद वह मशीन का दाम 1 रुपये कम होकर के कितना रह जाएगा? 9 रुपये। इस 10 में से इस 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे साल उस मशीन का दाम देखेंगे, यदि 10 रुपये है तो कितना हो जाएगा? 9 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या रह जाएगा? तो यह जो गुणा करने से 100 आएगा, यह हमारा मशीन का वर्तमान मूल्य है, और यह जो गुणा करने से 81 आएगा, यह 2 वर्ष बाद का मूल्य है। ठीक है, तो हम वर्तमान मूल्य क्या देख रहे हैं मशीन का? 1,20,000 रुपया। 1,20,000 वर्तमान मूल्य, और हमारा कितना यहाँ पे निकला है? 100 रुपया निकला है। तो आप देखेंगे 100 रुपया तो नहीं है, क्वेश्चन वाला ने क्या बताया है? अरे भाई 100 रुपये कहाँ से निकाल दिए? उस मशीन का दाम तो 1,20,000 है। तो हम देखेंगे 100 से कितना गुना ये ज़्यादा है। तो 100 से ये कितना गुना ज़्यादा होगा? 1200 गुना ज़्यादा होगा। 1200 का जब 100 में गुणा करेंगे तो ये मशीन 1,20,000 रुपये का इसका मूल्य दिखाएगा। तो यह 2 साल बाद जो हमने बताया है कि उस मशीन का दाम 81 रुपया है, यह 81 रुपया न हो करके इस 81 रुपये का कितना गुना होगा? 1200 गुना होगा, क्योंकि यह दाम जो मशीन का है इस दाम का 1200 गुना हो रहा है। उसी तरह से 81 जो रुपये आपने निकाला, इस 81 रुपये का हम कितना गुना निकालेंगे? 1200 गुना निकालेंगे। तो यहाँ जो आएगा यह 2 साल बाद मशीन का दाम आएगा। तो 00 1200 में है तो आप 00 यहाँ लिख लीजिए। आप 12 का 81 में गुणा करिए तो 12 करने 12, 1 हासिल बचेगा। 12 8 96 में 1 को जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा। यानी कि 97,200 रुपया उस मशीन का दाम हो जाएगा 2 साल के बाद।
शुरू में मशीन कितना में खरीदा गया, 1,20,000 रुपया में खरीदा गया, लेकिन 10% अवमूल्यन होने के कारण 2 साल बाद उस मशीन का दाम देखिए कितना हो जा रहा है, 97,200। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तीसरे वाले क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी तरीका है कि हम परसेंटेज को पकड़ेंगे और उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, नीचे वाले को हम मानेंगे उसका कि यदि यही हमारा क्या है, यही हमारा उस मशीन का दाम है, 10 रुपये हमारा मशीन का क्या है, अगर दाम है तो उसका 10% घटा हो गया, कमी हो गया, तो 10 का 10% यानी 1 रुपये की कमी हो गई। तो 10 रुपये में हमने खरीद के लाया, 1 साल बाद उसका दाम कितना हो जाता है, 9। इसी तरह से दूसरे साल के लिए भी देखेंगे कि 10 रुपये उसका दाम था तो कितना हो गया है, 9। अब इनका गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 साल बाद का दाम होगा, और इनका गुणा करेंगे तो ये भी, इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा वर्तमान इसका मशीन का मूल्य होगा, और इनका गुणा करेंगे तो ये 2 साल बाद का मूल्य होगा। तो हमने देखा कि वर्तमान मूल्य तो 100 नहीं है, 1,20,000 है, जो इससे कितना टाइम्स ज़्यादा है, 1200 गुना ज़्यादा है। इसी तरह से हमारा 2 साल बाद का मूल्य 81 रुपये न हो करके इसका 1200 गुना ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, 97,200। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, आप समझिए कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो 5 से 10 सेकेंड के अंतर्गत इसको सॉल्व कर लेंगे, जब आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी। दोस्तों देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी कि एक चुनाव में 2 लोगों ने चुनाव को लड़ा था, तो उन दोनों लोगों में से जो हारने वाला उम्मीदवार है वह 41% मत पाया है, यानी 41% मत का मतलब हुआ वोट पाया है, और वह 5,580 मतों से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। पराजित हो जाता है कि मतलब हार जाता है। तो जब हारने वाला 41% मत पाया है तो जीतने वाला कितना पाया होगा, 59% मत पाया होगा। ठीक है ना, क्योंकि टोटल मत कितनी होगी, 100% होगी। तो 100% में से 41% अगर जो हारने वाला पाता है तो जीतने वाला कितना पाएगा, 59%। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 100% होगा। तो इन दोनों का डिफरेंट, जीतने वाले से हारने वाला कितना % कम पाया है, हम यह देखेंगे कि जीतने वाले से हारने वाला कितना % कम पा रहा है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में से जब 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, अब 5 में से जब 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि जीतने वाले से हारने वाले ने 18% मत कम पाया है। यह 18% जो कम पाया है यही 5,580 मतों के बराबर होगी, क्योंकि वह 5,580 मतों से क्या हुआ है, पराजित हो गया है, हार गया है। इतने वोट से वो क्या हुआ है, हार गया है। अब परसेंटेज में देखा जाए तो 18% वोट से हारा है। तो 18% किसके बराबर होगा, 5,580 के बराबर होगा। यदि 18% की वैल्यू 5,580 है तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 18 से इसको काटिए, 18 कम 18, इसको काटिए, 18 तिया 54, इस 55 में का जब 54 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 के पीछे 8 है तो 18 कम 18 और ये 0 है तो 0 उतार लीजिए। ठीक है, तो हम 18 से जब 5,580 को काटेंगे तो ये 310 बार में कट जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी निकल गई, 310 निकल गई। तो 100% वोट पड़ा होगा, यानी टोटल वोट कितना होगा, 100%। तो जब 1% की वैल्यू 310 है तो इस 1% को हम 100% कैसे बना सकते हैं। 1% की वैल्यू 310 है, इस 1% को 100% बनाने के लिए हम 100 से इसमें गुणा करेंगे, और जब इधर 100 से गुणा तो इधर भी 100 से गुणा, 100 का 1 में गुणा करेंगे 100% हो जाएगा। इधर हम 310 का 100 में गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 31 का गुणा 1 में करेंगे 31, 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ, यानी टोटल कितना 0, 3 0, यानी कि 100% जो आया है
ये 100% टोटल मतों की संख्या है। यानी उस चुनाव में टोटल कितने मत डाले गए थे? 31,000 मत डाले गए थे। तो इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 31,000 थी। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। हारने वाला जीतने वाला से कितना परसेंट कम पा रहा है, इससे जितना भी परसेंट कम पा रहा है वो पराजित मतों की संख्या के इक्वल हो जाएगा। अब इस परसेंटेज को और इसको हम काटेंगे और काटने के बाद जो भी इधर परसेंटेज बचता है उसको हम 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 100 से करेंगे। ठीक है ना, और जो है 100% की वैल्यू होगी वही हमारा कुल मतों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या देता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कुल कितने मतों की संख्या है? 7,500 है। यानी टोटल वोट, मत का मतलब होता है वोट, टोटल वोट 7,500 पड़ा है। इस 7,500 में 20% देखिए बोला गया है मत क्या है? अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मतलब फर्जी घोषित कर दिया गया। न तो जीतने वाले के पक्ष में जाएगा और न ही हारने वाले के पक्ष में जाएगा, क्योंकि वह फर्जी वोट साबित हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7,500 टोटल वोट भरे हैं, इसका 20% फर्जी वोट है, तो हम 20% निकालेंगे कि फर्जी वोट भाई इसमें से कितना हो जा रहा है। टोटल वोट 7,500 है, उसका 20% हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि 20% तो अवैध वोट है। अवैध मतलब फर्जी वोट है। तो जब ये परसेंटेज को हम हटाएंगे तो बटे में बताइए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे तो नीचे क्या बचेगा, 1। किसी भी नंबर के बटे 1 नहीं लिखा जाता है, छिप जाता है। यानी यहाँ 2 है और यहाँ 750 है, दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे 1500 आ जाएगा। ठीक है ना, 750 का 2 में गुणा करेंगे 1500। ये जो 1500 निकल के आ रहा है ये अवैध मत है, यानी फर्जी वोट है। तो हमारा ओरिजिनल वोट कौन सा होगा, वैध मत कौन सा होगा? तो 7,500 पड़ा है, उसमें से 1500 फर्जी निकल गया, तो कितना बचेगा, 6,000 वोट बचेगा, जो कि वैध मत कहलाएगा। कैसा मत कहलाएगा, वैध मत। ठीक है, मतलब ये ओरिजिनल वोट है, इसी वोट पर जीत और हार होनी है, इसी 6,000 वोट पर जीत और हार होनी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं। इस वैध मतों का कितना परसेंट एक उम्मीदवार ने प्राप्त किया है, 55% मत प्राप्त किया है। तो दूसरा वाला कितना प्राप्त करेगा, तो ये वैध मत अपने आप का 100% होगा। यदि 55% एक प्रत्याशी पाता है तो दूसरा प्रत्याशी कितना पाएगा, 45% पाएगा। दूसरा कितना पाएगा, 45% पाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। इस वैध मत का पहला प्रत्याशी 55% पाया है और दूसरा प्रत्याशी कितना पाया है, 45%। तो आप 6,000 का 45% निकालेंगे तो वह दूसरे उम्मीदवार को पता चल जाएगी कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मत कितना प्राप्त किया था। तो हम यहाँ पर दूसरा उम्मीदवार ने जो मत पाया है इस 6,000 का 45% निकाल लेंगे। 6,000 गुणे 45, परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। इस 000 से यहाँ का 00 कैंसिल हो जाएगा, 60 गुणे 45 बचेगा। अब देखिए 60 के पास एक 0 है तो इस 0 को यहाँ लिख देंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब 6 का 45 में गुणा कर लीजिएगा, 6 × 5 = 30 होती है, 3 आपका हासिल बचेगा, 6 × 4 = 24 और 3 कितना होता है, 27। यानी कि जो दूसरा प्रत्याशी है जो हार गया है,
हारने वाला प्रत्याशी कहा जाएगा, क्योंकि 6000 में 55% पहला उम्मीदवार पाया है और दूसरा उम्मीदवार 45% पाया है। तो ये कम वोट पाया और ये ज़्यादा पाया है। तो जो कम पाया वो क्या है, हार गया, और जो ज़्यादा परसेंटेज दिख रहा है वो क्या है, जीता हुआ है। तो जो दूसरा प्रत्याशी है वो 2700 वोट पाया है वैध मतों का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2700, अर्थात हारने वाला प्रत्याशी 2700 वोट पाया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जीतने वाला प्रत्याशी कितना वोट पाता है, तो 6000 का आप 55% निकाल लीजिए, या हारने वाले का पता चल चुका है कि ये 2700 वोट पाया है जो हार गया है, तो 6000 में से 2700 अगर आप घटा देते हैं तभी जीतने वाले की पता चल जाएगी कि जीतने वाला प्रत्याशी कितना वोट पा रहा है। तो 6000 में से अगर हम 2700 निकाल दें तो जीतने वाला प्रत्याशी 3300 वोट पा रहा है। जीतने वाला प्रत्याशी कितना वोट पा रहा है, 3300। लेकिन इस क्वेश्चन में जीतने वाले के बारे में नहीं पूछा गया है, यही पूछा गया है कि जो सेकेंड नंबर का प्रत्याशी है, दूसरा उम्मीदवार है, वो कितना वोट पा रहा है। तो दूसरा उम्मीदवार कितना वोट पा रहा है दोस्तों, 2700 वोट पा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा इस क्वेश्चन का सिंपल सा ये हमारा रूप है। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद कर लिए हैं कि 1% कितना होता है, 1/100 होता है, 2% कितना होता है, 1/50 होता है ना, 3% कितना होता है, 3/100 होता है। ऐसे का परसेंटेज को याद किए हैं। 4% कितना होता है, 1/25 होता है। 5% कितना होता है, 1/20 होता है। ऐसे अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद किए हैं तो यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप तुरंत क्या करते हैं, ये 7500 वोट हमारे हैं, जिस 7500 में 20% अवैध हैं, तो आप 20% का फ्रैक्शन आपको जानना होगा कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो इसमें आप 1/5 से गुणा करा दीजिए। 5 से देखिए 75 कट जाएगा 15 बार में, 15 × 5 = 75 होती है ना, ये 00 है तो 00 यहाँ उतर जाएगा। अब 1500 का 1 में गुणा करेंगे, 1500 ये हमारा क्या है, फर्जी वोट है। तो अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के लगाते हैं तब भी वैसे ही वही आएगा, आप परसेंटेज रख करके बटे 100 करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 1500 फर्जी वोट आपका हो गया। अब हम 7500 में से 1500 निकाल देंगे तो 6000 बचेगा। अब इस 6000 का 45% 55% पहला उम्मीदवार पाता है, तो दूसरा कितना पाएगा, 45, क्योंकि हमने कहा ना कि टोटल कोई भी चीज़ अपने आप का 100 गुना होता है, 100% होता है। तो 6000 जो वोट पड़ा है ना वैध मत, ये अपने आप का 100% होगा। अब इसी 100% में पहला ने यदि 55% पा गया तो दूसरा कितना पाएगा, 45%। तो आपसे दूसरा के बारे में पूछा जा रहा था, 6000 का 45% निकाल लीजिएगा, 2700 वोट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से आप क्वेश्चन नंबर 5 तक आप समझ चुके होंगे। एक बार स्वयं रिहर्सल अपने भी करिए इस क्वेश्चन को लगाने का, और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करिए अपने बुक में से देखकर, और कमेंट करके बताइए कि हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आती है कमेंट में हमें अवश्य बताएं, इस क्वेश्चन को हम दोबारा आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। यानी कि चीनी के मूल्य में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो एक गृहिणी को अब चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वह चाहती है कि उतना ही पैसे, जो पैसे पहले चीनी पर खर्च करती थी, मान लीजिए चीनी पे पैसा जो भी उसका पहले खर्च होता था वही पैसा अब भी खर्च करना चाहती है, जबकि चीनी का मूल्य 20% बढ़ चुका है। तो भाई जब वही पैसा खर्च करेगी तो उससे पहले की अपेक्षा चीनी तो अब कम मिलेगी, तो उसको खपत क्या करनी पड़ेगी, कम। यानी पहले जितना वो चीनी खाती थी उतनी चीनी अब वो नहीं खाएगी, उससे कम खाएगी। तो हमें यही ज्ञात करना है कि उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी, अपने खर्चे में कितने % की वो कमी करे, ताकि जो पैसा पहले खर्च होता था वही पैसा आज भी खर्च हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी। ठीक है, खपत में हमें क्या निकालना है, प्रतिशत
कमी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है 100 गुणे R बटे 100 प्लस R और यहाँ का लग जाएगा प्रतिशत। ये R क्या होता है? प्रतिशत, कितना प्रतिशत कमी हो रही है या कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही है किसी वस्तु के मूल्य में। तो देखिए चीनी के मूल्य में 20% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब बढ़ा है, चीनी का दाम क्या हुआ है? बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 20%। तो जब भी हमारा किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, तो आप यहाँ 100 प्लस R लगाइएगा। और अगर जी हाँ 20% की वृद्धि न दे करके कमी शब्द का नाम ले ले, यहाँ पे कमी बोल देगा, तो यहाँ पर 100 माइनस क्या लगाइएगा? R लगाइएगा। बस इसी फार्मूला पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम मान रख लेते हैं 100 गुणे R की जगह बताइए हम क्या लिखेंगे? 20 बटे में 100 प्लस R की जगह क्या लिखेंगे? 20 और यहाँ लग जाएगा परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो 100 गुणे 20 हमारा है, 100 गुणे क्या है? 20। अब बटे 100 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा और आगे हम क्या लगा देंगे? परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करेंगे? इस 0 से 0 को काट सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ का नीचे बचेगा 12। तो 2 से 12 को काट दीजिए, 6 बार में ये कट जाएगा। अब 6 बचा नीचे, बटे के नीचे क्या बचा? 6। अब बटे के ऊपर क्या बचा है? 100। 6 और 100 हमारे 2 के टेबल से कट जाएंगे, 2 3 6 होता है और 2 से 100 क बार में कट जाएगा? 50 बार में। तो हमें क्या मिला? 50/3%। अर्थात अब चीनी के खपत में हमें क्या करना पड़ेगा? 50/3% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर के उतना ही पैसे में हमारा खर्चा चल पाएगा। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो 50/3% को हम और क्या लिख सकते हैं? 3 से अगर आप भाग देते हैं 50 में तो 16 बार आपका भाग जाएगा। 3 का भाग 50 में कब बार जाएगा? 16 बार। 16 3 48 हो जाती है। ठीक है ना, कितना बार भाग जाएगा? 16 बार। तो 16 3 48 हो जाती है। अब यहाँ कितना बचेगा? 2। आगे क्या लगा दीजिए? परसेंटेज। तो दोस्तों ये हमारा 50/3% या 16 सही 2/3%, इन दोनों में से कोई भी आंसर आपका लिख देते हैं तो सत्य होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 2। हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया कि यहाँ पर जब कमी बोल देगा तो यहाँ का लग जाएगा माइनस, खाली प्लस के जगह का हो जाएगा माइनस। और जब यहाँ कमी का नाम लेगा ना तो यहाँ पर बोलेगा कि इसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, जब किसी वस्तु के दाम में कमी हो जाएगी तो भाई वह वस्तु हमें क्या होगी? कम पैसे में ही ज़्यादा मिलने लगेगी। तो अब उसकी खपत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उसके खपत में कितने % की वृद्धि पूछेगा। ठीक है, जब यहाँ कमी कह देगा तो यहाँ वृद्धि पूछेगा और जब यहाँ वृद्धि कह देगा तो यहाँ कमी पूछेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों